गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 फिजिक्स थर्ड यूनिट एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब एक कंडक्टर में से करंट जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने छोटी क्लासेस में देखी थी, किस तरह से उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं। उसका मैग्नीट्यूड हमने बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से निकाला था। वहां पे बायोट-सैवर्ट लॉ में हमारी कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती थी, तो थोड़ा टिपिकल सा हो जाता था। अगर हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री पता चल जाए कि ये सिलेंड्रिकल है या किस तरह की है, तो हम एम्पियर लॉ की मदद से बड़ी आसानी से उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल देते हैं। एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू दिस क्लोज पाथ। ये चीज मैं समझा देता हूं, ये क्या लिखा है, उसके बाद में स्टेटमेंट समझ में आएगी। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक लूप है या एक क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ को बोर्ड पे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर इस लूप में से एक करंट आ रहा है आपकी डायरेक्शन में, इन योर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो उस करंट के कारण यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि यदि करंट आपकी तरफ आ रहा है आउटसाइड में, उसको डॉट से हमने दिखा दिया, अंदर होता हम क्रॉस से दिखाते, तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब यदि इस लूप पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं जिसकी लेंथ dl है, तो यहां पे अगर इस स्मॉल एलिमेंट को हम देखें और इस करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, जब ये आपकी तरफ इस तरफ करंट आ रहा था तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। सपोज करो मैंने इस डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया dl, और आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा b। तो इस डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो गई, तो इन दोनों की मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं b डॉट dl। चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो भी सही है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वो आएगा b dl cos थीटा, थीटा 0 cos 0 1, आंसर ये आ गया। अब इस क्लोज पाथ में ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी लेंथ dl है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इधर है, यहां पे इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगातार हर बार अलोंग द क्लोज पाथ रहेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हर बार हमारी सेम रहेगी। इसलिए ऐसे जितने भी प्रोडक्ट आने थे उन प्रोडक्ट का हम सम लेते हैं। चूंकि ये लेंथ बहुत ही कम थी, तो जो प्रोडक्ट के सम आने थे उस सम को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। और इंटीग्रेशन हमने यहां से करना शुरू किया था और ऐसे करते 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 वापिस यहीं तक आ गए, मतलब हमने जो पाथ लिया वो क्लोज लिया है। तो ध्यान दो कि जो मैंने लिखा है ये, इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने dl लिखा है इसका मतलब मैंने इंटीग्रेशन करना है अलोंग लेंथ। अगर मैं यहां लिख देता ds तो अलोंग सरफेस, अगर लिख देता dv अलोंग वॉल्यूम, और इसका मतलब है इंटीग्रेशन, और इसका मतलब है पाथ जिस पे मैंने इंटीग्रेशन करना है वो क्लोज पाथ है। तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टाइम्स होगा उस लूप के अंदर से जो करंट जा रहा था उसका। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहां पे ये करंट कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें ये करंट नेगेटिव लेना है, तो ये छोटा सा पॉइंट पहले हम और समझ लेते हैं। क्योंकि इस लूप में मैंने एक ही वायर लिया था जिसका करंट आपकी तरफ था।
अगर यहाँ पे 2 वायर होते इस तरीके से, इसका तो करंट आपकी तरफ आ रहा था, इसका करंट अंदर आ रहा था, तो इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हम इस लॉ को क्या स्टेटमेंट देते, तो अब हम इसमें ऐसा समझते कि जिस डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन करें, मतलब जो डायरेक्शन हमने एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट की ली है वो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम अपने ग्रिप को फिंगर को करते, तो जो जिस डायरेक्शन में थंब आया है इस डायरेक्शन में जो करंट है वो करंट पॉजिटिव लेना है, इसका अपोजिट जो करंट है वो नेगेटिव लेना है। तो यहां पे अगर इसे मैं I1 नाम दे दूं, इसे मैं I2 नाम दे दूं, तो अब जो मेरा B डॉट dl आएगा वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 माइनस I2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस एलिमेंट की डायरेक्शन इधर ले लेता, मतलब मैं इंटीग्रेशन इस तरफ करता, अब मैं ग्रिप ऑफ फिंगर को ऐसे पकड़ता, तो अब थंब मेरा अंदर की तरफ था, तो जो करंट अंदर की तरफ आने थे, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, दिस इज I1 और दिस इज I2, ये बाहर है ये अंदर है। अब जो करंट अंदर की तरफ थे वो प्लस के हो जाते, ये हमारे माइनस के हो जाते। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख देते म्यू नॉट I2 माइनस I1। सो अगेन, और एक और बात, अगर कोई कंडक्टर बाहर था, लूप के बाहर जो कंडक्टर था उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हम ये समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट B डॉट dl, उसका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं, और इसका प्रूव हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हम करेंगे प्रूफ इसका सर्कुलर पाथ के लिए, और एक हम कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ लेके इसको प्रूव करके देखेंगे। पर जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक, आपने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा हुआ है, बायोट-सैवर्ट लॉ, और उसमें आपने एक स्टेट कंडक्टर पढ़ा था जिसमें से I करंट जाता था, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट I बाई 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर इस कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाती थी, उस केस में फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाते थे, साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2 2 4 से कैंसिल होके रिजल्ट बच जाता म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम लेते हैं फॉर ए सर्कुलर क्लोज्ड पाथ, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया जो पाथ हम चूज करेंगे वो क्लोज रहेगा, तो ओपन पाथ पे हम ये ला नहीं लगा रहे हैं। ये मैंने कोई कंडक्टर अज्यूम कर दिया, इस कंडक्टर में से करंट जा रहा था I, जब इस कंडक्टर में से करंट गया तो ये हम अगर कंडक्टर की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में पकड़े तो ग्रिप ऑफ फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ डायरेक्शन है उसको क्रॉस से लिख देते हैं, यहाँ इसको तरीके से लिख देते हैं। और अगर हम इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे तो वो हमें इस तरह सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगे। इस तरीके से कंसेंट्रिक लूप बन जाएंगे इस कंडक्टर के चारों तरफ, जिनमें ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन लूप में से आप किसी एक लूप को, एक क्लोज पाथ को, एक पॉइंट को ले लो, सपोज कर लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया। यहाँ पे लूप जो है वो मेरा इस तरीके से है, लूप मेरा इस तरीके से है, और यहाँ पे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। इसी पॉइंट पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, एलिमेंट भी अंदर है और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dl थी, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में था। तो अगर मैं ये लगाता हूं यहाँ पे कि B डॉट dl और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों ही अंदर की तरफ हैं, तो यदि हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का निशान B dl cos 0
cos 0 आप जानते हो 1 होता है, और b की वैल्यू, b कांस्टेंट है, बाहर आ गया आपका। अब जो b कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, इस लूप में हर एक पॉइंट पे b की वैल्यू हमारी सेम आएगी। अब हम यहाँ पे समझते हैं, b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं जो हमने उधर निकाली थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये dl। अब dl का इंटीग्रेशन, dl, देखो ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है। अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यदि ये r है तो ये बन जाएगा 2 पाई r, कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला है, हमने सिंपली इसका प्रूव किया है। अब ये जो मैंने पाथ लिया है ये तो सर्कुलर क्लोज पाथ था। अगर हम कोई आर्बिट्रेरी पाथ ले लेते जो एग्जैक्ट सर्कुलर ना होता तो इसको हम कैसे सोल्व करते, तो उसके लिए भी हम सोल्व करके देख लेते हैं इसको। फॉर एनी आर्बिट्रेरी पाथ, वो देखो फॉर एनी आर्बिट्रेरी पाथ, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया और ये हमने इसके चारों तरफ एक क्लोज पाथ ले लिया। सपोज कर लो ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये बी आ गया, और ये R1 है, ये R2 है, फिर ये एक एलिमेंट यहाँ है C, ये आपका R3 हो गया, एक एलिमेंट यहाँ है D, ये आपका R4 हो गया, एंड सो ऑन। मतलब हमने पूरे सर्कल को या पूरा जो भी हमारा क्लोज पाथ था उसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया। ये एंगल हमने d थीटा 1 ले लिया, ये d थीटा 2 ले लिया, ये d थीटा 2 हो गया, और ये हो गया d थीटा 3। इस हिस्से की जो रेडियस है वो r1 है, इसकी r2 हमने अज्यूम कर ही लिए। इस हिस्से की जो लेंथ है वो l1 है, ये l2 है, सॉरी ये dl1 है, ये dl2 है, ये dl3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि भाई जो b डॉट dl है और इसका पूरे क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन, इसको छोटे छोटे पार्ट से हम सोल्व करते हैं। पहले इस पार्ट की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा b1 डॉट dl1, दूसरे का हो जाएगा b2 डॉट dl2 एंड सो ऑन, लास्ट तक चलता चला जाएगा। अब अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये इट इज नॉट 100% सर्कुलर, इट इज लाइक आर्बिट्रेरी शेप, पर जो मैंने करंट एलिमेंट लिया या स्मॉल एलिमेंट लिया वो और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह में सेम डायरेक्शन में जूम करूं या सेम डायरेक्शन में है तो हमारा इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा b1 dl1 b2 dl2 एंड सो ऑन। अब b हमने उधर निकाल रखा है म्यू नॉट आई, आई तो सेम है हमारा बाई 2 पाई r1 और dl1, और म्यू नॉट आई dl2 बाई 2 पाई r2 एंड सो ऑन। यहां से हमारे पास कॉमन आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अंदर बच गया dl1 बाई r1 dl2 बाई r2 एंड सो ऑन। आप लोग जानते हो एंगल जो होता है वो होता है आर्क बाई रेडियस। थीटा अगर एंगल स्मॉल है d लगा देंगे, आर्क हमारी यहाँ पे dl है, रेडियस हमारी r है, तो यहाँ पे dl1 बाई r1 इसकी जगह लिखा जा सकता है आपके पास d थीटा 1, इसकी जगह d थीटा 2 एंड सो ऑन। d थीटा 1, d थीटा 2, d थीटा 3, इन सभी का जोड़ यदि हम करेंगे तो दैट विल बिकम 2 पाई, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू में 2 पाई, 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया, ये बच गया म्यू नॉट आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया, पहले हमने बिल्कुल सर्कुलर पाथ लिया था तो भी ये रिजल्ट आया था, अब हमने आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ लिया तो भी यही रिजल्ट आया। मतलब हमारे लिए पाथ की शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से गार्जियन सरफेस में हम देखते थे पहली यूनिट में कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये जो हम ले रहे हैं सर्कुलर पाथ या क्लोज पाथ, इसको हम नाम देते हैं एम्पीरियल लूप। इस पे डिपेंड ये
नहीं करता है। सो what is Ampere circuital law? It states that line integral of magnetic field B over a closed path is equal to mu naught times the current through that path. हमने इसका प्रूफ देखा। प्रूफ हमने दो तरीके से समझा। पहला हमने समझा जब हमने सर्कुलर पाथ लिया था, मतलब सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री हमें पता थी। अब हमने इस तरह का आर्बिट्रेरी पाथ लिया और दोनों को जब हमने सोल्व किया तो कहीं ना कहीं बायोट सेवर्ट लॉ की हमने हेल्प ली है। कंक्लूजन हमारे पास ये समझ में आया कि शेप पाथ की कैसी भी हो सकती है, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इस एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ की मदद से कैसे निकालेंगे। इसके 3-4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम एक सोलेनोइड का, एक निकालेंगे टोरॉइड का और एक निकालेंगे वायर का। तो वायर का हम अभी निकालते हैं, सोलेनोइड टोरॉइड का बाद में करते हैं। देखो अब क्वेश्चन आपके पास ये आ जाएगा कि यूजिंग एम्पियर लॉ हाउ यू विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। अब दो चीजें आ गई हमारे पास, इनसाइड भी एंड आउटसाइड दोनों जगह, यूजिंग एम्पियर लॉ ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट। मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying straight wire। पहले हमने बायोट सेवर्ट लॉ की मदद से निकाला था, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब हम इसको एम्पियर लॉ की मदद से करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जो हमारा पॉइंट है वो उस कंडक्टर के बाहर कहीं लाई करे, आउटसाइड हो। आउटसाइड का मतलब ये हो गया, सपोज करो ये आपके पास वायर है, इस तरीके से वायर है, वायर आपका इस तरीके से होता है और इस वायर में से जो करंट जा रहा है, से दिस करंट इज आई। इस वायर की हमने रेडियस ले ली ए। जब इस वायर में से करंट जाएगा तो इसके चारों तरफ, ये देखो इस वायर में से करंट गया तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री पता चल गई कैसा होगा वो, और सिमेट्री यदि पता चल जाती है तो एम्पियर लॉ को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हमने उस पॉइंट पे निकालना है जो इस कंडक्टर के बाहर हो। यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, आर। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। ये हम जानते हैं यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। और यहाँ पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनटू में, इधर वो डायरेक्शन रहेगी आउट में। ये हमने अभी समझा था। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dl, तो वो एलिमेंट अंदर आएगा और यहाँ पे हमारा फील्ड भी कहाँ आएगा, इनसाइड। ये भी हमने समझा था आपके लिए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं तो ये लग जाएगा कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हमने B निकालना है, क्योंकि B और dl, देखो ये जो लूप है ये ऐसा नहीं है, लूप इस तरीके से है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लूप में फील्ड भी अंदर आएगा, एलिमेंट भी अंदर आएगा, दोनों के बीच का एंगल हमारा 0 है। तो यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा B dl cos 0 इज म्यू नॉट आई। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, B को बाहर निकाल लेते हैं, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब dl इज थ्रू आउट दिस क्लोज पाथ, रेडियस r है, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई r में। इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, यहां से b की वैल्यू बच गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। आप समझे इस चीज को। जब बायोट सेवर्ट लॉ से हमने किया था तो हमने कहीं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था, कहीं डिफरेंशिएशन किया था, इंटीग्रेशन भी किया था, अजम्पशन भी की थी। यहाँ हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, ना किसी प्रकार का कोई ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लगाया कि ये हमारा आंसर आ गया। आंसर से एक बात समझ में आई कि B हमारा डिपेंड करता है I पे, यदि करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है R पे। जितना कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज होता जाएगा। अब ये तो था आउटसाइड के पॉइंट पे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए एक ऐसे पॉइंट पे जो इस कंडक्टर के अंदर हो।
तो हम क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब हम इसके अंदर निकालते हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो अब हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है इनसाइड। अब इनसाइड में हमारे पास फिर से दो केस आते हैं। पहला केस क्या आता है कि हमने जो वायर लिया है, हो सकता है वो वायर अंदर से एम्प्टी हो, इस तरीके का हो, और हो सकता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो उसके अंदर से। तो यदि तो वो एम्प्टी है, इस तरीके का है, इस तरीके का, तो अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा। पर अगर उसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा। अगर करंट उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा। ये हमारा वायर था इस तरीके से, और इसको मैं ऐसा बना रहा हूं, और मैं इसमें बता रहा हूं कि इसमें जो करंट मेरा जा रहा है वो करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। पूरे में से करंट जा रहा है, एक सिलेंडर की तरह, खाली पाइप की तरह नहीं है, पूरे में से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब इसमें से हमने अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, से इसमें से आई आपका करंट जा रहा है, इसकी रेडियस हमारे पास ए थी। अब हमने इस पॉइंट पे, दिस इज ए पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, क्लोज पाथ लेंगे, ये एक क्लोज पाथ हो गया, इसकी रेडियस हम अज्यूम कर लेंगे आर। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर एम्पियर लॉ हम अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट होती है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब ये जो I करंट है वो करंट है जो इस क्लोज लूप में से जाता है, पर हमारे पास जो I करंट हो तो पूरे वायर में से जा रहा है, इस लूप में से कितना जाएगा। तो अब इस चीज को आप समझ लो, ये हो गया आपका लूप का एरिया। ये हमने इस करंट की वैल्यू निकालनी है जो इस पोर्शन में से है, इस पोर्शन में से, इस पोर्शन में से जो करंट जाएगा हमने वो निकालना है। तो वो हम निकाल लेते हैं। देखो जब रेडियस ए थी तो पूरे वायर का एरिया बनता था पाई ए स्क्वायर, उसमें से करंट जाता था आई। जब यूनिट एरिया की बात करेंगे तो करंट जाएगा पाई ए स्क्वायर, और जिस लूप में हमने निकालना है उसकी रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से कितना जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे अब जो हम एलिमेंट लेंगे इस तरीके से, एलिमेंट और फील्ड दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम आएगी, तो इसको मैं ओपन करके लिख दूंगा इस तरीके से B dl cos 0 I। अब हम I नहीं लिखेंगे, I की जगह हम ये लिख रहे हैं I r स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये हमने इस प्रॉब्लम के हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज की, क्योंकि I था पूरे में से जाने वाला करंट, हमने सिर्फ इसमें से जाने वाला करंट निकालना था, वो करंट हमारा इतना आ गया। cos 0 आपका 1 होता है, तो ये लिखा गया आपका dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब dl dl dl, इसकी यदि मैं बात करूं रेडियस r है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो b हमारे पास बच गया म्यू नॉट आई, एक r यहां से बच गया 2 पाई ए स्क्वायर। मतलब यहां से इंटरेस्टिंग बात ये आ गई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब हमने आउटसाइड का निकाला था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था। मतलब जब हम इसके सेंटर से इसके अंदर, इसके एंड की तरफ आते हैं, सरफेस की तरफ आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब इस कंडक्टर के बाहर दूर जाना शुरू हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ किस तरीके का आ जाएगा, ग्राफ हमारा इस तरीके का आ जाएगा। यहां हम यहां से चलना शुरू करते हैं, तो जब तक हम सरफेस तक आते हैं
तो आपका एज आर इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस, ऐसा करते करते आप सरफेस पर आ गए, मतलब अब आपका आर ए के बराबर हो गया। यहाँ पे आर क्या था आपका 0, आप बिल्कुल इस लाइन पे थे। जैसे जैसे इधर जाते जाते हो बी बढ़ता जाता है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हो बी आपका मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद में जब इससे बाहर जाते हो, बाहर वाला रिजल्ट अभी आपका आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से एक वायर के इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इनसाइड में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये होलो होता, अंदर से खाली होता, तो बीच में फील्ड हमारा 0 हो जाता। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, क्या उसकी स्टेटमेंट थी, हमने दो तरीके से उसको प्रूव किया और उसकी मदद से हमने क्वेश्चन निकाला। एनसीईआरटी में आपका सोल्ड एग्जांपल है कि एक सिलेंड्रिकल वायर का इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उसका डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। थैंक यू।